बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने शौहर की दूसरी बीवी थी, क्योंकि पहली बीवी शौहर की बेटी जनते ही मर गई थी। शुरू शुरू में तो मैंने उसे माँ जैसा ही प्यार दिया, मगर जब मेरी औलाद हो गई तो मुझे अपनी सौतेली बेटी से नफरत सी हो गई। अब तो वो जवान हो चुकी थी और मुझे डर था कि शौहर कहीं सारा पैसा उसकी शादी पर ना लुटा दे। यूं मैंने उसे तहखाने में बंद कर दिया और सबके सामने ऐसा वावेला मचाया कि वो आशिक के साथ घर से भाग गई है। मगर उस वक्त मुझे बेहद हैरत होती कि जब मैं उसे खाना देने जाती तो वो सर से पांव तक मिट्टी से भरी होती, हालांकि वहां कहीं भी जाने की जगह न थी। एक दिन खाना देने के बाद दरवाजे के बाहर ही बैठ गई। चुपके से कुछ ही देर बाद अचानक दरवाजा खोला तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा शौहर मेरे सामने खड़ा गुस्से से हाँप रहा था। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा बन चुकी थी, जबकि चेहरे पर मौत जैसी जर्दी छाई हुई थी। वो बोला, फरहत, मुझे सच सच बता दो, मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मेरी मरियम कहाँ है? मैंने नजरें झुकाकर एक खत उनकी तरफ बढ़ा दिया था। उस खत में लिखा हुआ था, बाबा, मैं आपका घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूं, क्योंकि मैं अपने क्लास फेलो से मोहब्बत करती हूं। हम आप लोगों की पहुंच से बहुत दूर जा रहे हैं, इसीलिए हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। कामिल खत पढ़ते जा रहे थे और साथ साथ उनकी आंखों से आंसू भी टूट कर गिरते जा रहे थे। मैंने कामिल को सहारा दिया। मैं बोली, कामिल, आप परेशान मत हो, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कामिल ने अपने कंधे पर धरा मेरा हाथ उठाकर परे फेंक दिया था। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले, फरहत, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का बदतरीन फैसला था। मैं लानत भेजता हूं उस दिन पर जब मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला किया था। कामिल उठकर बाहर निकल गए तो मैं सोफे पर बैठकर इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगी कि मैंने मरियम पर तोहमत बांधकर कहीं कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। अगर मुझे मेरे दिल के हर कोने से यही सदा आई थी कि मरियम इसी चीज की मुस्तहिक थी। मेरी बड़ी बेटी अलिशबा मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, अम्मी, मरियम कहाँ है? मैंने उससे अपना सूट इस्त्री करवाना था। मरियम 17 बरस की थी, जबकि मेरी बेटी 14 बरस की थी। मैं बोली, मरियम घर छोड़कर चली गई है, इसलिए आज के बाद उसका जिक्र इस घर में नहीं किया जाएगा। अलिशबा बोली, अम्मा, मुलाजिम कह रहे थे कि मरियम किसी लड़के के साथ भाग गई है, क्या वो सच कह रहे थे? मैंने सर हिला दिया तो वो अच्छा कहकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं वहीं बैठी की बैठी रह गई। मेरे दिमाग में अभी तक कामिल की बातें गूंज रही थी। क्या वो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके गमज़दा है? जबकि मेरी जिंदगी की तो सबसे बड़ी खुशी उन्हें हासिल करना था। यह आज से 16 बरस कबल की बात है। मैं 15 साल की थी जब कामिल पहली दफा हमारे घर आए। मैं तो उनको देखते ही उन पर फिदा हो गई थी। वो इतने अच्छे और मुकम्मल से लगे थे कि उनको किसी न किसी तरह बस मैं हासिल कर लूं। मगर मैं कम उम्र थी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था और मुझ पर कयामत तब टूटी जब पप्पो ने बताया कि हम लोग आपको कामिल की शादी का इनविटेशन देने आए हैं। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो चुकी थी और फिर जूं जूं बड़ी होती गई, कामिल को भूलती चली गई। वो एक याद बनकर मेरे दिल के एक गोशे में दफन हो चुका था। कुछ सालों बाद मेरी भी मंगनी हो गई। वो लड़का भी अच्छा था, प्यारा था, मगर कामिल जैसा हरगिज नहीं था। शादी के 4 साल बाद अल्लाह ने कामिल को औलाद की खुशखबरी सुनाई थी। सब उन्हें मुबारकबाद देने गए थे। नुसरत बहुत खुश थी। वो तो दिन गिन गिन कर गुजार रही थी कि कब वो अपनी औलाद को अपनी गोद में उठा सकेगी। कामिल भी बड़े मसरूर से घूम रहे थे। हम जब वापस जाने लगे तो कामिल बोले, फरहत, तुम्हें भी मंगनी की बहुत मुबारक हो। मैं मुस्कुराकर बोली, कामिल, आपको मालूम है क्या मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? वो हैरान हुए और उन्होंने नफी में सर हिला दिया। मैं बोली, सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि मेरा मंगेतर आप जैसा नहीं है। या तो मेरी मंगनी आपसे होनी चाहिए थी या फिर आप जैसे किसी मर्द से। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस दिए थे। 8 माह बाद हमें ये खबर मिली कि नुसरत बेटी को जन्म देते हुए खुद इंतकाल कर गई है। हम सब फौरन फुप्पो के घर पहुंचे। वहां कोहराम मचा हुआ था।
कामिल का तो रो रो कर खुद का बहुत बुरा हाल था। कामिल की बच्ची को पुप्पो संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर बच्ची उनसे संभलती ही नहीं थी। मैंने वो बच्ची पुप्पो से ले ली और उसका ख्याल रखने लगी। वो नन्ही सी बच्ची मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। एक हफ्ते तक तो किसी को कुछ होश ही नहीं था कि बच्ची भी पैदा हुई है। एक दिन मैं बच्ची के साथ खेल रही थी जब कामिल मेरे पास आकर बैठ गए। वो बोले, फरहत, मुझ पर इतना बड़ा गम टूटा था कि मैं तो इस बात को भुलाए बैठा था कि मेरे घर तो बेटी भी हुई है। अम्मी ने बताया कि तुमने इसको अपनी हथेली का छाला बनाया हुआ है। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे तो इल्म ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी कभी आ सकता है कि कामिल मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। उस दिन से मैंने कामिल की बेटी का मजीद ख्याल रखना शुरू कर दिया था। एक हफ्ते बाद मेरे वालिदैन अपने घर चले गए थे, जबकि मुझे पुप्पो ने रोक लिया था क्योंकि मरियम मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी थी। उन्हीं दिनों मेरे ससुरालियों ने शादी की तारीख मांगना शुरू कर दी थी, मगर मैंने डेट आगे करने का कहा। अब उनकी भी मजबूरी थी कि उनकी बेटी बैरून मुल्क से वापस आ रही थी। कामिल ने मुझसे कह दिया था कि मैं उनकी बेटी को छोड़कर जा सकती हूं। वो चाहते थे कि मेरा घर बस जाए, लेकिन मैंने कह दिया कि मरियम मेरी भी बेटी है। मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे मरियम अच्छी लगती थी, मगर उससे इतना भी लगाव नहीं था कि उसकी खातिर मैं अपनी शादी ही खतरे में डाल देती। सच तो ये था कि मैं ये सब मरियम के बाप के लिए कर रही थी। कामिल को अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी। मेरे अब्बू ने भी मुझ पर शादी के लिए कोई खास जोर नहीं डाला था, क्योंकि वो जानते थे कि मैं इस मुश्किल वक्त में उनकी बहन का सहारा बनी हुई हूं। एक दिन मेरे ससुरालियों की तरफ से फोन आया और उन्होंने मेरा रिश्ता ही खत्म कर दिया। मुझे अजीब सी खुशी हुई थी। कामिल जब शाम में घर वापस आए तो मैंने मगरमच्छ के आंसू बहाकर उन्हें दास्तान सुनाई कि मेरा रिश्ता टूट गया है। वो बहुत परेशान हुए और मुझसे माजरत करने लगे। मैंने भी खूब रो रो कर कहा, अब मुझसे कौन शादी करेगा कामिल? कौन देगा मुझे सहारा? कामिल ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोले, तुम फिक्र न करो, मैं अपनी किसी दोस्त से कहकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैं बोली, दोस्त से शादी कर भी ली तो क्या फायदा? मुझे मरियम से बिछड़ना पड़ जाएगा। मेरा दिल चाहता है कि मेरी शादी मरियम के अब्बू से हो जाए। मैं इस गम की घड़ी में इन दोनों का सहारा बनना चाहती हूं। कामिल एकदम चुप हो गए और कमरे से ही निकल गए। कुछ दिन तो उन्होंने मुझसे नजर ही नहीं मिलाई। उन्हीं दिनों मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हो गया। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर पहुंच गई थी। 3-4 दिन तो इतनी परेशानी वाले थे कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। 5वें दिन कामिल अस्पताल आए और उनके साथ मरियम भी थी। कामिल बोले, यूं तो तुम मां होने का दावा करती हो, तो फिर ये बताओ, कौन सी मां अपने बच्चे को यूं छोड़कर जा सकती है? पिछले 4 दिनों से मरियम को सख्त बुखार है। ना तो वो किसी की गोद कबूल करती है और ना ही किसी के हाथ से दूध पीती है। मैंने झट से मरियम को गोद में उठा लिया और कामिल का लाया हुआ फीडर उसके मुंह को लगा दिया। वो सारा दूध पी गई थी। मैं जानती थी कि मेरा तीर निशाने पर लग चुका है। कुछ दिनों बाद ही कामिल बोले, फरहत, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मैंने सर हिला दिया था। कुछ ही दिनों बाद पप्पू ने अब्बू से मेरा रिश्ता मांग लिया और मैंने अपनी लड़कपन की मोहब्बत को पा लिया था। शुरू शुरू में तो कामिल मुझसे सिर्फ मरियम के मुतालिक ही बात किया करते थे, मगर मैंने सब्र के दामन को हाथ से जाने नहीं दिया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कामिल के दिल में अपना मकाम भी बना लिया था और यूं हमने अपनी जिंदगी के सफर का आगाज शुरू कर दिया था। अल्लाह पाक ने मुझे ऊपर नीचे 2 बेटियों से नवाजा था। तब तक मरियम थोड़ी बड़ी हो गई थी और वैसे भी जब मेरी खुद की औलाद हो चुकी थी तो मैंने सौतन की औलाद को करना ही क्या था। अब तो मैं मरियम से घर के काम भी करवाने लगी थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। कामिल भी मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करके बहुत खुश थे, मगर आज उनके मुंह से जब मैंने ऐसी बात सुनी तो दिल खून के आंसू रोने लगा था। खैर, मैंने खुद को संभाल लिया और उठकर किचन में चली गई थी। मैंने मरियम को एक तहखाने में बंद कर रखा था। मैं उसी के लिए खाना तैयार करने लगी। जब मैं तहखाने में पहुंची तो मरियम भागकर मेरे पास आई और मेरे गले लगकर रोने लगी। वो बोली, मम्मा,
मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, आप मुझे यहाँ से निकाल लें प्लीज। मैंने उसे धुतकार दिया था। मैं बोली, मरियम, मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए बहुत लंबी प्लानिंग की है। अब तुम्हें कैसे जाने दे सकती हूँ? तुम सारी जिंदगी यहीं सड़ोगी, यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाएगी। वो फिर से भागकर मेरे गले लग गई और बोली, आप मुझे धुतकारें या जो मर्जी करें, मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपनी पैदाइश के बाद सबसे पहले जिसकी गोद कबूल की थी वो आप ही है। मैंने अपनी जिंदगी आपके साए में गुजारी है। आप ही ने मुझे अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई है। अब आप खुद बुरी कैसे बन सकती हैं? मरियम की बातों ने मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं किया था, क्योंकि मुझे अभी तक कामिल के कहे हुए जुमले डस रहे थे। मैं खाना रखकर बाहर आ गई थी। अलिशबा ने बताया था कि बाबा बहुत रो रहे थे। मैं बोली, जाओ बाबा को चुप करवाओ। तो वो एकदम से सहम गई और बोली, मैं गई थी, लेकिन बाबा ने मुझे बहुत डांटा और अपने कमरे से निकाल दिया। मुझे बेइंतहा गुस्सा आया था। मैं तनफन करती अपने बेडरूम में चली गई थी। मैं बोली, क्या बात है कामिल साहब, गलती आपकी बेटी करे और सजा मेरी बेटी को मिले। घर से भागी आपकी बेटी है, मेरी बच्चियां तो बेकसूर हैं, उनके साथ आप इस तरह क्यों सलूक कर रहे हैं? कामिल मुझे घूरते रहे और बोले, तुम्हें मालूम है फरहत कि मर्द को अपनी बीवी के मरने के बाद दूसरी शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मर्द सादा मिजाज होते हैं, वो औरत की चालाकियों को समझ ही नहीं पाते। औरत अपने शौहर के सामने सौतेली औलाद पर इस तरह जान छिड़कती है कि मर्द अपनी औलाद की तरफ से बेफिक्र हो जाता है। वो सोचता है कि जैसे मेरी बीवी अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वैसे ही मेरी बेटी का भी ख्याल रखती होगी। लेकिन हकीकत बड़ी देर बाद समझ आती है, जब बीवी बच्चों को तकसीम करके तेरी बेटी और मेरी बेटी करने लगती है। मैं एकदम से घबरा गई थी। इस मुश्किल मरहले में तो मैंने कामिल का सहारा बनकर उनके दिल में अपने लिए मजीद मोहब्बत डालनी थी, मगर इधर तो मामला ही उल्टा हो रहा था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उनके हाथ पर हाथ रखकर बोली, मरियम ने मुझे तब मां की ममता का एहसास दिलाया था जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। वो मेरी पहली औलाद है। मैं उसके इस फैसले के सबब जिस अजियत से गुजर रही हूं, आप तो उसके मुतालिक सोच भी नहीं सकते। कामिल मुझे घूर कर बोले, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बेटी की इतनी बुरी तरबियत करोगी। इतना कहकर वो बाहर निकल गए थे। मैंने अपनी सौतेली बेटी को सिर्फ इसलिए तहखाने में बंद किया था ताकि वो मेरे शौहर के दिल से उतर जाए। कामिल आज तक मुझे मेरा वो मकाम दे ही नहीं पाए थे जिसकी मैं मुस्तहिक थी। हमारे घर में पहला नंबर मरियम का ही था और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पहला नंबर हर हाल में मेरा ही होना चाहिए था। फिर मुझे ये डर भी था कि वो अपनी सारी जायदाद मरियम के नाम ही ना कर दें। अपने बाप की जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटियों का ही हक होना चाहिए था। मैंने कंधे उचका दिए और सोचा, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि मरियम का नाम भी इस घर में नहीं लिया जाएगा। अब मैं हर रोज दिन में 3 वक्त मरियम को खाना तहखाने में देने जाती थी, मगर मैं ये देखकर चौंक जाती थी कि उसके कपड़ों पर मट्टी कहां से लग गई है। क्योंकि तहखाने में भी पत्थर लगे हुए थे, तो मट्टी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं चौंक तो जाती थी, मगर मुझे खुद बहुत सी परेशानियां थी कि मैं इस बात को यकसर नजरअंदाज कर दिया करती थी। मेरी बड़ी बेटी अलिशबा की मरियम के साथ बहुत दोस्ती थी। वो तो मरियम पर जान निछावर करती थी और मरियम की हर बात उसके लिए हुर्फ़े आखिर साबित होता था। अब वो भी मरियम के जाने से बड़ी गमज़दा हो चुकी थी। वो हर लम्हा तन्हा बैठी रहती थी, जबकि रानिया ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने बाप के साथ गुजारती थी। मेरे लिए इतना ही काफी था कि चलो, मुझसे ना सही, कामिल मेरी बेटी से तो बात करते थे, लेकिन अब मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। रानिया अपने बाप के साथ खुशगपियों में मसरूफ होती, मगर जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती तो वो चौंक जाती और चुप कर जाती। मैंने रानिया से इस मुतालिक इस्तफसार भी किया, लेकिन वो साफ मुकर जाती और कहती, अम्मी, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। एक मनहूस मरियम की नहूसत को खत्म करने के लिए मैंने उसे तहखाने में बंद किया था, मगर उसके जाने के बाद तो हर तरफ ही नहूसत फैल गई थी।
दूसरी तरफ मुझे उसका वजूद बड़ा परेशान कर रहा था। मैं जब भी खाना रखने जाती तो वो सरता पांव मट्टी में लथपथ होती। आखिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया था। मैं बोली, क्या बात है मरियम, तुम मिट्टी में खेलती हो क्या, जो तुम्हारा वजूद हर वक्त मिट्टी से अटा होता है? वो हंसकर बोली, मम्मा, जब रिश्ते ही मट्टी मट्टी हो जाए फिर क्या फर्क पड़ता है कि मिट्टी कपड़ों पर लगी हो या सर में पड़ी हो। मुझे मरियम के अंदाज ने अंदर तक खौफजदा कर दिया था। मैं तहखाने से बाहर निकल आई तो कामिल के पास जाकर बैठ गई। मेरी और उसकी बातचीत बड़े दिनों से बंद थी। मैं बोली, कामिल, आपको तो मालूम है ना कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? मुझसे आपकी ये बेगानगी नहीं सही जाती। वो कुछ ना बोले और चुप ही रहे, यहां तक कि मुझे नींद आने लगी और मैं सोने के लिए लेट गई। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उस रात के बाद मुझे सोने से डर लगने लगेगा, अपनों को खोने से डर लगेगा। सुबह मेरी आंख लेट ही खुली थी। मैं बड़ी रातों से सो नहीं पाई थी, शायद इसीलिए इतनी बेफिक्री से सोती रही। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने कामिल को भी सोफे पर सोते हुए देखा था। मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो इतनी देर तक नहीं सोया करते थे। मैं उठी, हाथ मुंह धोकर किचन में चली गई तो थोड़ी देर बाद ही डरी सहमी सी रानिया भागकर मेरे पास आई और बोली, मामा, पूरा घर छान मारा है मगर अलिशबा कहीं भी नहीं मिलती। मैं एकदम ही खौफजदा हो गई और गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रही हो? अलिशबा ने कहाँ जाना है? यहीं होगी अपने कमरे में। मैं जल्दी से अलिशबा के कमरे की जाने पड़ी थी, मगर वो तो बिल्कुल खाली था। हर चीज बड़े सलीके से पड़ी थी। मैं आगे बढ़ती गई तो साइड टेबल पर एक सफेद कागज पड़ा था। मेरी टांगें कांपने लगी थी। ये कागज तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने मरियम के बाप को दिखाया था। मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं नहीं, मेरा वहम होगा ये। मेरी अलिशबा तो अभी बहुत छोटी है, वो कहीं नहीं जा सकती। मैंने वो कागज खोला तो उस पर लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बाबा और मामा, आप तो जानते हैं ना, मुझे मरियम आपी से बहुत मोहब्बत है। मैं हमेशा से ही उन जैसा बनना चाहती थी। मैंने उनको हर काम में हमेशा फॉलो किया था। अब वो घर से चली गई हैं तो मुझे लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा एडवेंचर किया है। इसीलिए मैंने कल रात सब घर वालों को खाने में नींद की दवा डालकर खिला दी थी। अब मैं भी घर से जा रही हूँ और अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर लूंगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। अलिशबा का खत पढ़कर मैं कांपने लगी थी। मैं जमीन पर बैठ गई। इतने में खौफजदा सा कामिल भी कमरे में आ गया था। उसने जल्दी से मेरे हाथ से वो कागज थाम लिया। मैं अपने गुस्से पर काबू न पा सकी और कामिल को गिरबान से पकड़ लिया। मैं बोली, तुम्हारी बदचलन बीवी की बदचलन बेटी ने देखो कैसा गुल खिलाया है। खुद तो कालक मुंह पर मल गई और मेरी बच्ची भी उसके कहे में आ गई। न जाने कैसी उल्टी सीधी बातें सिखाती थी वो मेरी बेटी को, जो मेरी बेटी अलिशबा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अल्लाह करे जलीलो ख्वार हो जाए वो। मेरी बात सुनकर कामिल ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। मैं हक्का बक्का रह गई। मैं अलिशबा के कमरे से निकल आई थी। कामिल और रानिया का ध्यान मेरी तरफ नहीं था, इसीलिए मैं तनफन करती तहखाने की जानिब बढ़ने लगी थी। मैं जब तहखाने में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी। मरियम ने तहखाने की एक जानिब सुरंग खोद रखी थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मैं बोली, मीसनी कहीं की, ये सब क्या कर रही हो? मरियम सहम कर रोने लगी थी। वो बोली, मामा, आपने मुझे यहां पर कैद क्यों किया है? मैंने तो कभी भी आपको तंग नहीं किया। मैंने हमेशा आपका कहा माना, लेकिन आप मुझे यहां छोड़ गई। मामा, आपको इल्म नहीं है शायद, मैं रात रात भर सो नहीं पाती। मुझे यहां पर बहुत डर लगता है। आपको मालूम है क्या, इंसान का अल्लाह के बाद सबसे बड़ा सहारा माँ होती है। आपको मैंने हमेशा माँ समझा, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया? अब मुझे अपनी मदद के तहत यहां से निकलना था, ताकि मैं अपनी दूसरी बहनों को आपके शर से बचा सकूं। मैंने मरियम को पीटना शुरू कर दिया था, मगर किसी ने मेरा हाथ थाम कर मुझे रोक दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं गंग होकर रह गई थी। पीछे ही कामिल और रानिया खड़े थे।
मरियम भागकर अपने बाप के गले लग चुकी थी और रोते हुए बोली, पापा, आपने भी मुझे मामा के जुल्म से नहीं बचाया। कामिल की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो मरियम को प्यार करके अपने साथ ले गए थे। मुझे रानिया की आवाज सुनाई दी थी। वो मरियम से कह रही थी, आपी, हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप यहां हैं। अब भी मैंने ही बाबा को बताया कि मामा तहखाने की जानिब बढ़ी हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी थी। मैं तहखाने में ही बैठी रही यहां तक कि शाम हो गई। फिर जब इशा की अजान की आवाज गूंजी, तब कहीं जाकर मेरे कानों में अलिशबा की आवाज पड़ी थी। मैं भागकर बाहर निकली तो पता चला कि अलिशबा अपने क्लास फेलो के साथ भाग गई थी, जैसा कि मैंने खत में लिखा था। दोनों निकाह पढ़वाने गए तो मौलवी साहब ने कम उम्री देखकर पुलिस को फोन करके बुला लिया था। पुलिस ने बच्चों को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया था। मैं आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगाने लगी तो उसने मुझे धुतकार दिया और बोली, मुझे आपसे इस किस्म के घटिया काम की उम्मीद नहीं थी। उस दिन कामिल ने मेरा सामान अपने कमरे से निकलवा दिया था और मुलाजमों को मेरे लिए सर्वेंट क्वार्टर साफ करने का बोल दिया। कामिल बोले, फरहत, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तलाक चाहिए या सर्वेंट क्वार्टर्स में रह लोगी। मैं अपने शौहर का घर छोड़कर कहाँ जा सकती थी, इसीलिए मैंने सर्वेंट क्वार्टर का इंतखाब कर लिया था। मेरी सगी बेटियां मुझसे मुतनफिर हो गई थीं। शौहर मुझसे खफा था और अब मेरी हैसियत एक मुलाजमा जितनी रह गई थी। लोग सच ही कहते हैं कि कभी कभी इंसान को इज्जत भी रास नहीं आती। मैं भी बस वही इंसान हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।